गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 1991 की नई आर्थिक नीति। मतलब 1991 की नई आर्थिक नीति क्या थी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये सवाल कई बार सवाल इसमें आता है कि आर्थिक आर्थिक उदारीकरण क्या है, या एलपीजी का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में बताइए। इस सवाल बड़ा सवाल आता है, 15 नंबर का भी सवाल आता है, 7 नंबर का भी सवाल आता है। तो इस सवाल को अपन को ढंग से देखना है और इस सवाल को अपन को याद भी करना है। 1991 में नरसिंहा नरसिंहा राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, के रूप में देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे नए नियम कानून लागू किए जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति देती है, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आवश्यक थे। इस नीति के कारण नई भुगतान संतुलन में निरंतर जो नकारात्मक थी उसमें सुधार हुआ, और इसके अंदर एक नई पहल हुई जिससे देश का आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़ा। आजादी के बाद 1991 का जो साल था वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरा था, और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर किया था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति को सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, और स्थिरीकरण की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था। इससे राजकोषीय घाटा, विपरीत भुगतान संतुलन जो ठीक नहीं था, असंतुलन भुगतान संतुलन अपन ये भी कह सकते हैं, उसको अपन ठीक करना। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिसके कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया। एक महत्वपूर्ण कदम था जो आपको इसके अंदर बात करी है। 1991 की 1991 की आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वो उसमें मैं आपको बताता हूँ। 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ करने के पीछे इस प्रकार कुछ खास उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुसार बनाया जा सके, बाजारोन्मुखी बनाया जा सके। मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना, आर्थिक विकास को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी भंडार का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध को हटाना। एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना अनिवार्य था। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधनों और प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। एक कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया। 1991 के मध्य की शुरुआत की भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको उसमें बताए। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना भी था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे मुद्दों का मैंने आपको बताया, ये इसके उद्देश्य थे। अब नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए।
ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कदम उठाए हैं वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है वाणिज्य बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण। उदारीकरण नीति के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों ब्याज दर की दर निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज दर निर्धारित ब्याज दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी। लघु उद्योग एसएसआई के लिए निवेश सीमा में वृद्धि। लघु उद्योग में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे कंपनियों और मशीनरी को उन्नत बनाने के लिए के साथ साथ अपने कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके। सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीनों और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी माल ला सकते हैं और बेच सकते हैं किसी भी देश में जाकर और किसी भी देश में आकर। उद्योग के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। इस नए उदारीकरण युग में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विभिन्नता लाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी। कोई भी उद्योग इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था, किंतु अब उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन के बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आप जितना चाहो ये उत्पादन कर सकते हो। प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन किया गया। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार MRTP एक्ट 1969 के तहत अनुसार वो सभी कंपनियां जिनकी संपत्तियों का मूल्य 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है को MRTP एक्ट कंपनियां कहा जाता था। इसी कारण उन्हें उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। लेकिन इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। एग्जाम में कई बार आपको उसमें लिखने हैं कि आर्थिक नीति के कौन कौन से कदम उठाए गए थे, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में कभी एग्जाम में सवाल आता है। अब अभी अपन बात करेंगे कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण से क्या है, ये लिबरलाइजेशन। इससे पहले निजी क्षेत्र को एक नया उद्यम शुरू करने के लिए सरकार को लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। इस नीति में निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। निम्न उद्योगों के लिए लाइसेंस अभी भी आवश्यक है। कौन कौन से उद्योग है ये? परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिजों का खनन, परमाणु ऊर्जा है। ये तीन उद्योग है, इनके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है निजीकरण। निजीकरण क्या है? साधारण शब्दों में निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र द्वारा उन उद्योगों में उद्योग लगाने की अनुमति देता है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक थे। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया था। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मालिकाना हक का स्थानांतरण निजी हाथों में हो जाता है। निजीकरण का मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से पीएसयू का घाटे में चलना था। इन कंपनियों के प्रबंधक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। इसी कारण उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई थी। प्रतिस्पर्धा गुणात्मक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर दिया गया था। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब निजीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला पॉइंट है शेयरों की बिक्री। शेयर बाजार के अंदर जो शेयर बेचते हैं उनकी बिक्री की गई। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सार्वजनिक और वित्तीय संस्थान को बेच दिया। उदाहरण के लिए सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर बेच दिए। बेचे गए शेयर निजी क्षेत्र के हाथों में चले गए। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद भी करने हैं। पीएसयू में निवेश। सरकार ने उन पीएसयू में निवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जो घाटे में चल रहे थे। इनका तात्पर्य यह है कि साफ तौर पर था कि सरकार उन उद्योगों के निजी क्षेत्र में बेच दिया ताकि 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया और सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनतम
न्यूनतम न्यूनीकरण ये कर दिया गया। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि यह उद्योगीकरण को बढ़ाने के साथ साथ गरीबी की गरीबी को हटाने में मदद करता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में पीयूसी नई आर्थिक नीति के अनुरूप कम नहीं कर सकते और लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे। इसी कारण बड़ी संख्या में उद्योगों और निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया था। पीएसयू की संख्या घटाकर 17 से 3 कर दी। और ये कौन कौन से थे? परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिजों का खनन, परमाणु ऊर्जा। इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण इसके पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए। अब अपने उदारीकरण पढ़ लिया, निजी क्षेत्र पढ़ लिया। अब अपन बात करें वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व भर में फैलने से, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी कोने में जाकर आप अपना व्यापार कर सकते हो। व्यापार को पूरी दुनिया में ले जाना है। वैश्वीकरण का अर्थ मोटे तौर पर विदेशी निवेश, व्यापार, उत्पादन, वित्तीय संबंधों के संबंध में बाकी दुनिया के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को जोड़ना है। वैश्वीकरण के द्वारा उठाए गए कदम। वैश्वीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। आयात दरों में कटौती, आयात पर सीमा शुल्क लगाया गया और निर्यात पर लगाए गए शुल्कों को धीरे धीरे घटाया गया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके। दीर्घकालीन व्यापार नीति क्या है? दीर्घकालीन व्यापार नीति को लंबी अवधि के लिए बनाया गया, लागू किया गया ताकि अधिक से अधिक उनको फायदा और लाभ हो सके। अब इस नीति के उद्देश्य क्या है? पहला उसका उद्देश्य है उदार नीति। उदार नीति बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि आप किसी भी देश में जाकर माल को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ला सकते हो। पूर्ण रूप से आप बिना किसी प्रतिबंधों के आयात निर्यात कर सकते हो। विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए हैं। बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया कि कोई भी जिसका माल अच्छा होगा वही माल बिकेगा। इसके साथ में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता। आंशिक परिवर्तनशीलता का अर्थ है भारतीय मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा में एक निश्चित सीमा तक परिवर्तन करने से है। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि अब विदेशी निवेशक या भारतीय निवेशक अपनी मुद्रा को आसानी से एक दूसरे देश में ले जा सकते हैं और वहां पर व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में बढ़ोतरी। कई क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40 से बढ़कर 100% कर दी है, मतलब 40% से 100% कर दी है। 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में बिना किसी प्रतिबंधों के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इस नीति के लागू होने से भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा और जो देश की विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूती प्रदान करेगा। अब ये लास्ट में अपन ये कह सकते हैं, सारांश के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के मानचित्र पर चमक रही है, तो ये पूरा श्रेय 1991 की नई आर्थिक नीति को जाता है। हालांकि अभी ये वर्तमान में कोविड चल रहा है तो थोड़ी अर्थव्यवस्था में काफी कमी आई है, जीडीपी में थोड़ी कमी आई है, इसके विकास में थोड़ी कमी आई है। लेकिन इससे पहले जो भी हुआ, मतलब जो विकास दर हुआ है, उसका श्रेय 1991 की अर्थव्यवस्था को ही जाता है, क्योंकि उसमें लिए गए निर्णय एलपीजी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जो अपने रिफॉर्म्स किए थे उसके ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था को इससे ठीक है बहुत बड़ा फायदा हुआ है, एक नई दिशा मिली है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया है आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया है, इसको याद करना है। और इसका सवाल एग्जाम में आता है, कई बार इसका सवाल आता है, तो आपको इसमें शॉर्ट एंड स्वीट इसमें लिखना है, ज्यादा इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और इस संबंध में कोई सवाल हो तो आप मुझे बताना और कोई कमेंट करना इसके बारे में, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।